Hello everyone, welcome to Future IS. We're going to start lecture number 3. हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ओरिजिन ऑफ अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था. उसी में हम लोगों ने कुछ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया था. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. रोटेशनल एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसी में हम लोगों ने इक्विनॉक्स के बारे में देख लिया था. फिर देख लिया था हम लोगों ने एक्लिप्स के बारे में, लूनर एक्लिप्स प्लस सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ लिया था. ओके ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं. हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे. देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थ का एक्सटीरियर स्ट्रक्चर. इंटीरियर स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या देखना है, तो अर्थ का, ये मेरा अर्थ है. अर्थ जो बना हुआ है इसका अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल एंड मैग्मा, कोर. तो ये सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे. जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी के साथ बाद हम लोग जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी में. ओके, तो ये हम लोग का लेक्चर शेड्यूलिंग होने वाला है. तो हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक स्ट्रक्चर. ओके, यही हम लोग टॉपिक है. मेंटल एंड देन कोर, ये कंप्लीट कर लेंगे. देन हम लोग रॉक स्ट्रक्चर में देखेंगे. ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हम लोग करेंगे यार, पिछला बार तो बहुत लंबा हो गया था. ट्राई करेंगे कि 1 घंटा तक ही रहे लेक्चर, 1 घंटा ज़्यादा एक्सीड ना करें. ओके, फिर देखेंगे हम लोग मिनरल्स के बारे में. यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, प्रीलिम्स का ही बेसिस पे हम लोग देखेंगे. और फिर लास्ट में हम लोग रॉक स्ट्रक्चर देख लेंगे. समय मिला तो हम लोग सिस्मिक वेव के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे. ये तो हम लोग अर्थक्वेक में अच्छा से पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत देख लेना है. जैसे अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये रहा. मैंने कुछ PYQ भी अटैच कर दिया है, और हो सके तो मैं बीच बीच में आप लोग को वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि अच्छा से आप लोग को माइंड में कब बनते रहे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना. अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ का इंटीरियर, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कैसे करते हैं. अब चूँकि हम लोग बस जानते हैं कि यार ठीक है अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, और अर्थ का जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होता है जैसे कि लैंड फॉर्मेशन, या फिर हम लोग पहले देखे थे ये अरोरास फॉर्मेशन. तो वो अरोरा फॉर्मेशन जियोमैग्नेटिक के कारण से हुआ था. तो जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी क्यों होता है, जो भी लैंड वगैरह बनता है, लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है, वो हमारे अर्थ के अंदर में चल रहे हैं कुछ मैकेनिज्म और कुछ सर्कुलेशन के कारण से होता है. तो हमारे अर्थ के अंदर में क्या क्या है उसको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया. अब साइंटिस्ट को स्टडी करना था तो कैसे किया जा सकता था. हम लोग पास तो दो अप्रोच था स्टडी करने का. दो अप्रोच क्या था, या तो हम लोग अर्थ के अंदर जाए इनसाइड अर्थ, या फिर हम लोग क्या करें कि अर्थ को हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ें. ओके, तो अर्थ के इनसाइड जाए मतलब डायरेक्ट तरीके से पढ़ें, और अर्थ के इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ें. उसके बाद इन सभी स्टडी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये पता किया कि हमारे अर्थ में क्या है कि मोल्टेन मैग्मा भी है. मोल्टेन मैग्मा इससे बना हुआ है. फिर कोर है, कोर भी इससे बना हुआ है. फिर क्रस्ट है, क्रस्ट 2 तरीके से देखने को मिला, इन आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट, जिसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोला गया, ओशनिक क्रस्ट भी बोला गया. तो ये सब स्टडी करके आगे जाके पता चलता है. ओके, तो ये सब स्टडी करके आगे जाके पता चला ना. अब वही चीज़ हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ स्टडी.
हम लोग जो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों को वो सोर्स कहाँ से मिला पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, तो सब हम लोग पास दो सोर्स है, एक है डायरेक्टली सोर्स या फिर इनडायरेक्ट सोर्स। वही डायरेक्ट सोर्स मैंने बताया कि हम लोग डायरेक्टली अर्थ के अंदर के बारे में साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, वहाँ से अर्थ का अंदर का मटेरियल को एज एविडेंस के रूप में ला सकता है, फिर उसको लैब में यूज किया जा सकता है और फिर स्टडी किया जा सकता है। एक रहता है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है कि अर्थ जिस मटेरियल से बना हुआ है वही मटेरियल कोई और सेलेशियल बॉडी बना हुआ है, उस सेलेशियल बॉडी को हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज कर सकते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हैं। मीटियोर्स हो गया, जब मीटियोर को क्यों यूज किया जाता है, तो मीटियोर का कंपोजिशन और अर्थ का कंपोजिशन लगभग सेम टाइम में हुआ होगा। मीटियोर का जो स्ट्रक्चर होगा वही अर्थ का भी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेलेशियल बॉडीज है। तो यहाँ से इनडायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। कुछ और फिनोमिना देखा गया कि जब ड्रिलिंग वगैरह या फिर टनल वगैरह बनता है अर्थ के अंदर में, तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ के जाते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से भी कुछ अलग एविडेंस मिला, यहाँ से कुछ अलग एविडेंस मिला। फिर क्या हुआ, सिस्मिक वेव को भी देखा गया। सिस्मिक वेव में क्या होता है, सिस्मिक वेव का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर में, जैसे कि ये मेरा अर्थ है, ये मेरा क्या है, अर्थ है। अब अर्थ के अंदर में क्या होता है कि कोई भी किसी प्रकार का भी फॉल्ट या फिर फ्रैक्चर वगैरह होता है, फ्रैक्चर होता है, या अर्थ के अंदर में कोई मैकेनिज्म चलते रहता है जिसके कारण से एक वेव जनरेट होता है। वो वेव आगे जाके अर्थ को वही कॉज करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अर्थ को एक हो रहा है, तो अर्थ को एक कैसे हुआ सर, अर्थ को एक कैसे हुआ, तो वो किसी कोई वेव के कारण से हुआ। वो वेव कहाँ से जनरेट किया सर, तो वो वेव जनरेट कर जाता है कोई ना क्या क्या करने के कारण से, दो लेयर ऑफ जो अर्थ होगा उसके बीच में फ्रैक्चर हुआ होगा, या फिर किसी प्रकार का फॉल्ट क्रिएट हुआ होगा, सडन डिसरप्शन हुआ होगा, जिसके कारण से सडनली एनर्जी बाहर निकलता होगा। तो देखो सडनली एनर्जी रिलीज कर जाता है कहाँ से, तो क्रिस्टल प्लेट, दो प्लेट होगा, उस प्लेट के बीच में एनर्जी जमा होगा। अब डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे अचानक क्या होगा, सडनली वो एनर्जी बाहर निकल जाता है वेव के फॉर्म में, और ये पूरा अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करता है और अर्थ के अपर लेयर तक आता है, सरफेस लेवल तक आता है, और वहीं सरफेस लेवल तक आने के बाद भूकंप क्रिएट करता है और आगे जाकर फिर कैटास्ट्रॉफिक क्रिएट कर देता है। समझ में आया, दिस एनर्जी अर्थ को क्रिएट करता है। तो हम लोग इसका स्टडी किए, सिस्मिक वेव का स्टडी किए। सिस्मिक वेव के स्टडी से हम लोग क्या किया कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का हम पता किए। तो ऑल दिस थिंग, meteoroids, gravitational fields, earth magnetic fields, and in phenomena of increasing temperatures and pressure with the depth and seismic wave, all these elements क्या है, सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट स्टडीज है हमारे अर्थ का। तो याद रखना, ये बेसिकली पीटी में पूछ देता है कि इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन सा है और डायरेक्ट सोर्स कौन कौन सा है। फिर हम लोग डायरेक्टली भी ट्रैक किए कि हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं अर्थ के अंदर में, चूँकि अर्थ का जो है, अर्थ का अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं अर्थ का रेडियस, अर्थ में लगभग सर्कुलर मान लो, तो अर्थ का रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम लोग अर्थ का 6400 किलोमीटर तक अंदर भी जाए। समझ में आएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस से लगभग 12 किलोमीटर तक ही डेप्थ तक 12 किलोमीटर डेप्थ तक ही ड्रिल किया गया। इससे ज़्यादा डेप्थ तक ड्रिल नहीं किया गया पूरी पृथ्वी में। 12 किलोमीटर के बाद क्या हुआ कि 12 किलोमीटर डेप्थ के बाद सिस्टम जो था वो सिस्टम क्या करने लगा कि काम करना ही बंद कर दिया, समझ में, क्योंकि हेवी प्रेशर और हेवी टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगता है ना, इसी कारण से। तो जितना भी हुआ उसके बेसिस पे भी स्टडी ने साइंटिस्ट ने स्टडी करना चालू किया, जैसे कि माइनिंग एंड ड्रिलिंग। जैसे कि हो रहा था डीप ओशन माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बाद 1968 में। अब ये बेसिकली चल रहा था कब, तो कोल्ड वार के समय में, वो IR में हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था। तो इन सभी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में क्या हुआ कि लगभग 12 किलोमीटर तक ही डेप्थ क्रिएट किया गया, टनल क्रिएट किया गया 12 किलोमीटर डेप्थ तक। उससे ज़्यादा डेप्थ क्रिएट किया ही नहीं गया, उससे ज़्यादा अंदर गया ही नहीं गया साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद वोल्केनिक, जैसे कि वोल्केनो वगैरह होता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल लावा यहाँ पे जाके इधर वोल्केनो ब्लास्ट किया, तो
तो उसको भी उसका जो मटेरियल निकलता है ना, जिसको बोलते हैं कैरोप्लास्टिक मटेरियल्स, उस मटेरियल को स्टडी किया जाता है और उसको फिर कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किया जाएगा कि अर्थ के सरफेस पे जो मटेरियल है और अर्थ के इनसाइड से जो मटेरियल है, इन दोनों के कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। उस बेसिस पे फिर एक एनालिसिस और एक अलग एविडेंस के रूप में निकाला गया कि हाँ, ये देखा गया कि अर्थ का सरफेस में कुछ इस तरह मैकेनिज्म चलता है और अर्थ के अंदर में कुछ मैकेनिज्म इस तरह का चलता है। समझ में आएगा। फिर फॉल्ट ऑफ द क्रस्ट का फॉल्ट को भी स्टडी किया गया। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स के बेसिस पे अर्थ के इंटीरियर का पता चला। तो डायरेक्ट सोर्स में कौन है, तो माइनिंग एंड ड्रिलिंग्स, वोल्केनिज्म्स एंड फॉल्ट ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया। इनडायरेक्ट सोर्स में कौन है, मेटेरियोइड्स, ग्रेविटेशनल फील्ड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड द प्रेशर विद डेप्थ एंड सिस्मिक वेव्स। ये बेसिकली याद रख लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक मतलब ये बेसिकली पिक एंड चूज वाला क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना चालू करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसका एक वीडियो हम लोग देख लेते हैं। वीडियो देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, रफ डायग्राम। ओके, रफ डायग्राम देखने के बाद हम लोग एक वीडियो दिखाते हैं। ये दिखता है हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। दिस इज एक्चुअली क्रस्ट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ओके, दिस इज इसको क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही डेप्थ के साथ जाते हैं लगभग अगर देखा जाए तो डेप्थ के साथ जाते हैं तो हम लोग को मेंटल मिलता है, फिर मिलता है हम लोगों को कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। बेसिकली यहाँ से कोर चालू हो जाता है और यहाँ से मेंटल चालू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। क्रस्ट जो है, एक मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक मिलेगा कौन सा, मेंटल क्रस्ट, एक मिलेगा ओशनिक क्रस्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। ओशनिक क्रस्ट, ये जो क्रस्ट होगा वो क्या रहेगा, एक अपर लेवल में रहेगा, अपर लेयर वाला अपर क्रस्ट जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ लिंक किया जा सकता है। और एक रहेगा इनर क्रस्ट जिसको आप लोग क्या करिएगा कि ओशनिक क्रस्ट के साथ लिंक कर दीजिएगा। सिंपल एंड सेम मेंटल का बात करते हैं। मेंटल वो जो पागल वाला नहीं, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। तो मेंटल एक मिलेगा अपर मेंटल में ही आप लोग को मिलेगा एस्थेनोस्फेयर ही वैसा रीजन है जहाँ से क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा, यहीं पे मिलेगा मोल्टेन मैग्मा। समझिएगा, यहीं से जितने भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है और पायरोक्लिस्टिक मटेरियल्स बाहर निकल के आता है, यहाँ से आता है मोल्टेन मैग्मा से। फिर एक रहेगा इनर मेंटल। ये कैसा रहेगा, एस्थेनोस्फेयर। ये रहेगा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब कि विस्कस थोड़ा रहेगा, विस्कस थोड़ा रहेगा, समझ गया। और ये मोल्टन फॉर्म में रहेगा एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे इनर मेंटल में ये थोड़ा सा सॉलिड टाइप का रहेगा, लेकिन ये भी मोल्टन फॉर्म में रहेगा। मतलब ये इसमें ज़्यादा लिक्विड, ये ज़्यादा रहेगा मोल्टन, ये थोड़ा कम मोल्टन रहेगा। देन आएगा कोर भी दो तरीके से रहेगा, एक रहेगा इनर कोर, एक रहेगा आउटर कोर। इनर कोर मोल्टन फॉर्म में रहेगा, और एक रहेगा आउटर कोर, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये सॉलिड बॉल के जैसा दिखेगा। ओके, ये सॉलिड बॉल के रूप में दिखेगा ना। अब ये जो इनर कोर रहेगा, इनर कोर जो मोल्टन फॉर्म में रहेगा, ये बेसिकली बना हुआ होता है निफे और अपना निकेल एंड आयरन फेरस से बना रहता है, और ये मोल्टन फॉर्म में रहेगा, जिसके कारण से क्या करेगा कि ये सर्कुलर एक्टिविटी करते रहेगा, ये मूव करते रहेगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल अगर वो निकेल, फेरस, मैग्नीशियम या फिर कुछ और मेटल्स का क्राइटेरिया है, अगर इस मेटल के क्राइटेरिया में आता है और उसको हम लोग एक स्पीड के साथ रोटेशन करते हैं, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है।
ये चीज़ हम लोग मैग्नेटिज्म में बेसिकली पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है। एंड इसी कारण से क्या है कि इनर कोर जो कि लिक्विड है, मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन मैग्मा में है, और ये क्या करता है कि एनी टाइम ये सर्कुलर मोशन करते रहता है, ठीक है। तो रोटेशन के कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है। अब यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो मैग्नेट के फॉर्म में भी काम करता है। आवर अर्थ इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अर्थ में कहाँ से है पता चला, और यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कारण से फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट हो जाता है, साउथ पोल क्रिएट करता है। पता चला ना कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ के अंदर डेवलप की। ये चीज़ हम लोग अच्छा से देखेंगे, बस मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। और ये रहा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में, और इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। ये बोला जाता है कि जो हमारा आउटर सॉरी ये होगा इनर कोर होगा यार, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये होगा आउटर कोर, और ये रहेगा इनर कोर। दिस इज माई फॉल्ट फॉर उसके लिए सॉरी, फिर से बताता हूँ। कोर है, कोर दो तरीके से रहेगा। आउटर कोर जो रहेगा वो मोल्टन फॉर्म में रहेगा, ये निकेल एंड आयरन का बना रहेगा, फेरस का। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सा मेटल में डेवलप होता है, तो आयरन, फेरस, मैग्नीशियम और अदर कोबाल्ट, ये सब कुछ मेटल है जिसको अगर हम एक अच्छा खासा स्पीड पे उसको रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है। तो इसी कारण से फेरस एंड द आयरन, फेरस एंड द निकेल, ये सब इसको ये क्या करते रहता है कि अर्थ के अंदर में, अर्थ के जो आउटर कोर है वहाँ पे सर्कुलर मोशन करते रहता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है। और यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे अर्थ को एज अ मैग्नेट के रूप में बनाता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारा अर्थ एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, जिसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट होता है। समझ में गया। उसके बाद इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है। बोला जाता है कि जो इनर कोर का टेम्परेचर है वह सन का जो आउटर कोर है, जिसको हम लोग पढ़े थे क्या था, फोटोस्फीयर शायद ना, फोटोस्फीयर था आई थिंक, हाँ फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर का जितना टेम्परेचर होता है उतना उतना हमारे अर्थ का इनर कोर का टेम्परेचर रहता है। तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये वही मैंने बताया कि जैसे ही डेप्थ के साथ हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो ये तो मैंने डायग्राम देख लिया, ये रहा, ये मेरा रहा अर्थ क्रस्ट, मैंने बताया था अर्थ क्रस्ट। ये रहा स्टेनोस्फीयर, ओके, ये रहा स्टेनोस्फीयर। दिस इज पार्ट ऑफ द मेंटल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रस्ट। दिस इज एक्चुअली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसको बोला जाएगा, लैंड वाला पार्ट को बोला जाएगा, और जो मेरा ओशन वाला पार्ट है उसको बोला जाएगा ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद आ गया कोर, ये है मेरा आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है इनर कोर, और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। और बहुत सारा डिसकॉन्टिन्यूटी मिलता है। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है कि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का सेपरेशन पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, उस वीडियो से आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाते हैं, ओके। तो मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलते हैं। अगर आपको साइंस पसंद है लेकिन लंबे लेक्चर्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो धरती के लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी धरती एक बहुत बड़े लेयर्ड केक की तरह है। सबसे पहले क्रस्ट, ये सबसे ऊपर वाला लेयर है जहां हम रहते हैं, सिर्फ 5-70 किलोमीटर थिक। उसके बाद मेंटल, गरम, सेमी सॉलिड रॉक का एक बहुत मोटा लेयर, यहीं से मैग्मा जैसी सारी कूल चीजें आती हैं। और नीचे है आउटर कोर, लोहे और निकल का बना एक लिक्विड लेयर। आखिर में बीच में हमारे पास है इनर कोर, लोहे का एक सॉलिड गोला, सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, अरे यार, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। हमारे पास है इनर कोर, लोहे का एक सॉलिड गोला, सूरज की सरफेस से भी ज्यादा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये मेरा अर्थ का पार्ट है। दिस जो लैंड जैसा हरा हरा दिख रहा है वो लैंड है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है। और ये मेरा ओशियन पार्ट है। अगर हम पानी सारा निकाल देंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट और जो ओशियन वाला पार्ट है वो दोनों सेम क्रस्ट का पार्ट है। तो ये दोनों ये सारा क्रस्ट का पार्ट है। बस हम लोगों ने क्या कर दिया कि लैंड है, इसी कारण से उसको कॉन्टिनेंटल बोल दिया, और जो ओशियन वाला पार्ट है उसको बोल दिया ओशनिक क्रस्ट,
ठीक है। लेकिन हाँ, थिकनेस जो ज़्यादा है वो इसका ज़्यादा थिकनेस है, कॉन्टिनेंटल का पार्ट है थिकनेस ज़्यादा, और ओशियन का थिकनेस थोड़ा सा कम है। फिर है तो ये मेरा हो गया क्रस्ट वाला पार्ट। उसके बाद ये मेरा आ जाता है स्टेनोस्फेयर वाला पार्ट। ओके, ये है स्टेनोस्फेयर वाला पार्ट जो मैं जिस पे क्रस्ट चला रहा हूँ। यहाँ से क्या होता है कि मोल्टन मटेरियल्स वगैरह बाहर निकलता है एज ए वोल्केनो के फॉर्म में, और इसी पे क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है, ये जो इसको क्रस्ट बोलेंगे, ये फ्लोट करता है स्टेनोस्फेयर पे। स्टेनोस्फेयर और क्रस्ट वाला पार्ट को मिलाकर बोला जाता है लिथोस्फेयर। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो लिथोस्फेयर बोला जाता है। ओके, लिथोस्फेयर बोला जाता है। ये वाला कौन सा पार्ट है? तो ये क्रस्ट वाला पार्ट है। अब ये है क्रस्ट वाला पार्ट है, तो ये है ओशियन। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली लैंड वाला पार्ट, तो इसको बोला जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको बोला जाएगा ओशियन क्रस्ट। ये मेरा पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसको बोला जाएगा स्टेनोस्फेयर। ये है आउटर कोर, सॉरी आउटर मेंटल वाला पार्ट है। ये हो जाएगा इनर मेंटल, दिस इज ऑल, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आउटर कोर, और ये हो जाएगा इनर कोर। हमारा अर्थ इस तरह एक्चुअली दिखता है, समझ में आएगा? हमारा अर्थ एक्चुअली ऐसे ही दिखता है अंदर से। ओके, तो क्रस्ट से लेकर कोर तक हमारी धरती बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। एक्सप्लोर करते रहिए साइंस एंथुसियास्ट। इसको देखिए, हमारा अर्थ एक्चुअली ऐसे दिखता है अंदर से पूरा कूल हुआ भरा हुआ गर्मी। ये देखिए कितना ज़्यादा हीट है हमारे अर्थ के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रहते हैं, ये वाला पोर्शन पे रहते हैं। यहाँ से आप लोग को समझा देता हूँ मैं कुछ, यहाँ से कुछ समझाता हूँ। ये फिर से बताता हूँ, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली स्टेनोस्फीयर वाला रीजन है, ठीक है। और ये है आउटर कोर वाला रीजन है, और ये है कोर, ये कोर वाला रीजन, समझ में आएगा? तो इस तरह करके मेरा अर्थ का स्ट्रक्चर है। इसी को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा और बचा हुआ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मैंने भी आप लोग को बताया, ओके, ये चीज़ बताया कि ये क्रस्ट है, देन मेंटल, देन कोर। ना अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रस्ट। ना लेट्स स्टार्ट विथ क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो बेसिकली दो तरीके के क्रस्ट देखने मिलते हैं। मिलता है अपर क्रस्ट, एक मिलेगा लोअर, एक मिलेगा अपर क्रस्ट, एक मिलेगा लोअर क्रस्ट। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है, रिजिड लेयर है, और ये सॉलिड होता है, जो कि आउटर कोर में भी देखिए सॉलिड रहता है, ब्रिटल रहता है। ब्रिटल का मतलब कि ये बेसिकली बहुत जल्दी टूट जाता है ना। ये जो क्रस्ट है वो दो तरीके से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये मिलेगा ओशनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों बोला जाएगा सर? तो मैंने बताया ना कि ये बेसिकली लैंड वाला रीजन को हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और वही क्रस्ट जो ओशन वाला रीजन में रहेगा उसको बोला जाएगा ओशनिक क्रस्ट बोला जाएगा ना। अब दोनों बीच में डिफरेंस क्या है? जो लैंड वाला पोर्शन में है क्रस्ट, वो उसका थिकनेस ज़्यादा है, ऑफकोर्स थिकनेस होगा ही, तो वो 30 किलोमीटर के आसपास है, थिकर ज़्यादा है, माउंटेनियस रीजन है, डेंसिटी लेकिन इसका कम है। याद रखना कि इसका डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो कम है, जबकि ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है? इसलिए है, आगे जब हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक में, तो वहाँ देखेंगे कि इस तरह करके बेसिकली मेरा अगर देखें तो मान लेता हूँ कि इस तरह करके मेरा है, ये वाला पोर्शन, ये मेरा ओशन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये मेरा लैंड वाला पार्ट है, ये मेरा लैंड वाला पार्ट है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये माउंटेन है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब अर्थ के अंदर में ये जो पोर्शन है ये मोल्टेन मैग्मा है, ये मोल्टेन मैग्मा है, और यहाँ पे एनी टाइम ये
कन्वेंशनल करंट चलते रहता है, कन्वेंशनल करंट चलते रहता है। तो जब ये क्या करेगा कि इस क्रस्ट वाला पोर्शन को जल्दी ब्रेक कहाँ कर सकता है, यहाँ ब्रेक करेगा कि यहाँ ब्रेक करेगा, ऑब्वियसली ओशन वाला पोर्शन ब्रेक जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो कम है। जब थिकनेस कम है तो मोल्टन मटेरियल एक समय के बाद क्या होगा, कहाँ पे निकालेगा, मोल्टन मटेरियल यहाँ पे ओशन के जो बॉटम लाइन पे है, बॉटम लाइन पे या फिर ओशन का सरफेस है वहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी निकल सकता है ये वाला मैग्मा वाला पोर्शन, ठीक है, ये वोल्केनिक फॉर्म में, समझो वोल्केनिक के फॉर्म में। लेकिन ओशियन के अंदर में ये बेसिकली जल्दी निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस कम है और इसका थिकनेस ज़्यादा है तो कभी कभी निकलेगा। तो कभी कभी यहाँ पे डिपॉजिट होगा सरफेस रीजन में, और यहाँ पे अक्सर डिपॉजिट होते रहेगा समय बहुत ही जल्दी, क्योंकि थिकनेस कम है और यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है। जिसके कारण से क्या हुआ, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेंटल के अंदर में हेवी मेटल डिपॉजिटेड है। कैसे डिपॉजिट है? मैंने बताया था अर्थ के फॉर्मेशन में एक हुआ था एक्रीएशन प्रोसेस। एक्रीएशन प्रोसेस में क्या होता है, क्या हुआ था कि जितने भी हेवी मेटल्स थे उन लोग क्या हुए कि डिपॉजिट कर दिए टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कि कौन सा फोर्स के कारण से? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से। तो यहाँ पे मिलेगा आप लोग को सीमा मतलब कि सिलिकॉन, मैग्नीशियम। फिर नीचे आने के बाद हम लोग बोले थे कि निफे मिलेगा, समझ में गया। और अर्थ क्रस्ट पे लाइट मटेरियल मिलता है। लाइट मटेरियल कौन सा मिलता है? सियाल, दैट इज सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मिलेगा। जबकि नीचे वाला पोर्शन में मिलेगा आप लोग को सीमा, दैट इज द सिलिकॉन मैग्नीशियम। यही सब आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। अब चूंकि मैग्नीशियम का ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू द एल्युमिनियम, दैट्स वाई कि जो ओशनिक क्रस्ट होगा, जो ओशनिक वाला पोर्शन होगा, ओशनिक सरफेस रहेगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब रॉक टाइप्स कौन सा मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में? तो सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम मिलेगा, जिसको सीआर बोला जाएगा कलेक्टिवली, जो भी मैंने बताया। उसी तरह ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो थीनर रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये 5 किलोमीटर तक बेसिकली इसका मतलब कि थिकनेस रहेगा, बहुत ही कम। जबकि यहाँ पे मैंने देखा कितना 30 किलोमीटर के आसपास था। और यहाँ पे बेसाल्ट, मोस्टली बेसाल्ट रॉक रहेगा। अब बेसाल्ट रॉक क्यों रहेगा? क्योंकि ये बेसिकली इसमें हेवी मेटल्स कंपोजिटेड रहता है, डिपोजिटेड रहेगा। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहेगा वो ग्रेनाइट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट मटेरियल्स रहेगा, ठीक है, डेंसर है और बेसिकली यंगर माना जाता है। आज रखना कि जो यंगर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम क्या होगा कि कंटिन्यूस बेसिस पे मोल्डन मटेरियल बाहर और निकलते रहेगा, जिसके कारण से न्यू क्रिस्टल सरफेस का फॉर्मेशन होते रहेगा। इसको सीमा भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम, सियाल, आयरन मिलता है, करेक्टली बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बोला, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर क्या है? तो जो क्रस्ट फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर विच अलोंग द अपर मेंटल क्या हुआ, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये बेसिकली लिथोस्फीयर क्या होता है, जैसे मैंने देखा था लिथोस्फीयर, ये बेसिकली लैंड वाला पोर्शन को बोला जाता है। लेकिन लिथोस्फीयर में सिर्फ क्रस्ट वाला पोर्शन नहीं आता है, बल्कि यह लिथोस्फीयर में आ जाता है कौन सा, तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को इंक्लूड करके बोला जाता है लिथोस्फीयर, अपर मेंटल को। और यही लिथोस्फीयर में बेसिकली हम लोग रहते हैं। यही लिथोस्फीयर बेसिकली फ्लोट करता है, ठीक है, मोल्टन मटेरियल पे। यही लिथोस्फीयर बेसिकली आगे जाके क्या करता है, तो अर्थक्वेक्स वगैरह करवाता है। अर्थक्वेक वगैरह लिथोस्फीयर में ही होता है, समझ में आ गया ना। अब क्या होता है, अब सबसे पहले देख लेते हैं ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम देखें तो हमारा जो क्रस्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट जो है 98% क्रस्ट जो है वो 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। बस इस एलिमेंट को आप लोग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, बस याद रखना। तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो ओशियन का कंपोजिशन से, ओशियन की बात करते हैं तो कितना परसेंट है ओशियन बोले यार ऑक्सीजन का, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशनिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी 43% के आसपास है, उसको ओशनिक क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 46% है। देन आता है सिलिकॉन, देन आता है एल्युमिनियम कहाँ देखने मिल रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादा है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा पे कम हो गया। और सिलिकॉन ज़्यादा क्रस्ट पोर्शन में है, जो कि यहाँ पे ओशन पोर्शन में आगे कम हो गया।
फिर बात करते हैं आयरन। आयरन का अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, ओशनिक क्रस्ट में 7% के आसपास है। मैग्नीशियम ओशनिक क्रस्ट में 7% के आसपास है, जबकि कैल्शियम वगैरह मिल रहा है जो कि 3.5% है। और 11% कैल्शियम है। यहाँ पे कितना परसेंट है? 3.5% कैल्शियम ये क्रस्टल कॉन्टिनेंटल क्रस्टल रीजन में। इसी कारण से मैंने क्या बोला कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी से कम है, ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आएगा। इसी कारण से यहाँ पे देखिए ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखते हैं ओशनिक क्रस्ट की अगर बात करते हैं, ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो मैफिक मिनरल से बना रहता है। मैफिक मिनरल्स किसको बोला जाता है? हेवी मिनरल्स को बोला जाता है। जिसको बात करते हैं एम साथ रखना याद रखिएगा मैग्नीशियम, एफ साथ रखिएगा फेरस, ओलिवाइंस, ये सब बेसिकली रॉक का नाम है। एक्चुअली याद रखिएगा रॉक का नाम है। आगे हम लोग रॉक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिर हो गया पैरोक्सिन, ये सब कुछ रॉक का नाम है। और ये सब रॉक जो है आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बना रहता है। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो फेल्सिक रॉक से बना हुआ है। फेल्सिक रॉक जिसमें कि सिलिकॉन का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रेनाइट्स हो गया, क्वार्ट्स हो गया, फेल्डस्पाथ हो गया, जिससे कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का कंपोजिशन होता है। ठीक है। अभी हम लोग रॉक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसी कारण से ओशनिक क्रस्ट जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस की बात करते हैं तो डेंसिटी डिफरेंस की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंसेस है, क्योंकि मैफिक मिनरल्स है वो ज़्यादा डेंसिटी मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसी कारण से क्या देखने को मिलता है कि वो तो बता दें कि डेंसिटी ज़्यादा है, तो ओवरऑल डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ये बेसिकली ओशनिक क्रस्ट का, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का 2.7 ग्राम है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो रैपिड कूलिंग होता है मैग्मा का। क्यों? क्योंकि मिड ओशन में देखने को मिलता है। ठीक, ओशन में मिलता है और क्योंकि वहाँ पे वाटर है, मैंने बताया कि वाटर है, इसलिए पोर्शन में जैसे मटेरियल निकल रहा है वो जल्दी कूल हो जा रहा है एंड डेंस बेसाल्टिक रॉक बनता है। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है लॉन्ग ये बेसिकली क्रस्ट रीजन में आता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रीजन में आता है। वहाँ पे वाटर वगैरह है नहीं, ऊपर से ये बेसिकली अगर डेंस है, ज़्यादा मतलब कि थिकनेस है, ज़्यादा थिकनेस होने के कारण से मटेरियल बाहर निकल रहा है लेकिन बहुत लेट कूल हो रहा है, तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेता है और इसमें लाइटर मटेरियल आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले देखेंगे कौन डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब क्या है कि एक लेयर उसके बाद दूसरी लेयर के बीच का जो ट्रांजिशन रीजन है उससे बोला जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अब जैसे ही हम क्या किए कि अपर क्रस्ट से जब लोअर क्रस्ट में जब आते हैं तो थोड़ा सा अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट नाम ही क्यों दिए गए? क्योंकि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस जहाँ से चालू होता है उसी को बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी। तो वो डिसकंटिन्यूटी पहला होता है कोनार डिसकंटिन्यूटी। कोनार डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहाँ मिलता है? तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में देखने को मिलता है। ये यहाँ पर कोनार डिसकंटिन्यूटी, ये बाउंड्री है सेपरेटिंग द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्रॉम द लोअर क्रस्ट, मार्किंग शिफ्टिंग रॉक कंपोजिशन के कारण से बेसिकली डिफरेंस मिलता है। तो ये भी याद रखना यहाँ पे पूरे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया कोनार डिसकंटिन्यूटी। अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंटल पोर्शन। तो मेंटल जो है, अब मेंटल बेसिकली एक्सटेंड फ्रॉम द मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ से चालू होता है? तो यहाँ से चालू होते हैं, वो देख लेते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी ही देख लेते हैं। कोनार डिसकंटिन्यूटी मिला, ये बेसिकली अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में मिलता है। अपर मेंटल में आपको मिल जाएगा स्टेनोस्फीयर। अभी आगे देखते हैं स्टेनोस्फीयर क्या है। उसके बाद अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में मिलेगा आपको रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में मिल जाएगा आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड आउटर कोर एंड द लोअर कोर के बीच में मिल जाएगा आपको लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो क्या क्या है? कोनार, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमान। कोनार मिलेगा अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में,
उसका कोनार मोहो मिलेगा आप लोग को लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, फिर मिलेगा रेपिटी अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, फिर गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में, एंड लेहमान आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा ये भी जान लो आप लोग कि ये जो मेंटल मेरा चालू होता है वो 700 किलोमीटर तक से चालू होता है। एक्चुअली हमारा क्रस्टल फॉर्मेशन है वो 70 किलोमीटर तक है। 70 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के आसपास अपर मेंटल मिलता है, और हमारे सरफेस से 29 किलोमीटर तक मेंटल देखने को मिलता है। फिर ये बेसिकली 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक मिलता है आउटर को, और हमारे सरफेस से लगभग 51 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक मिलता है इनर कोर। ठीक है, मेंटल की बात कर रहे थे तो यहाँ तो मैंने बताया कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी? तो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में मिलता है, और ये अर्थ का लगभग 84% ऑफ द अर्थ का टोटल वॉल्यूम को कंपोज करता है। सिलिकॉन मटेरियल मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन एंड मैग्नीशियम मिलता है। इसी में अपर मेंटल रीजन में मिलता है एस्थेनोस्फीयर, जो मैं बता रहा था। एस्थेनोस्फीयर क्या है? द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल है, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल है, जो कि 100 से लेकर 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखने मिलता है। एस्थेनोस्फीयर ये बेसिकली सेमी फ्लूइड है, सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, बहुत ज़्यादा विस्कस है, और ये सोर्स ऑफ द मैग्मा के रूप में देखने को मिलता है। यही वोल्केनिक इरप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक होता है, दैट इज द लिथोस्फीयर यहाँ पे फ्लोट भी करता है, मूव करता है, जो मैंने पहले बताया। तो लिथोस्फीयर का डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने बता दिया। एस्थेनोस्फीयर जो हॉटेस्ट है और बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब कि बहुत ज़्यादा लिबरल इलास्टिसिटी होता है। देन आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में मैंने भी बताया कि यहाँ पे क्या आएगा, तो दोनों आ जाएगा, क्रिस्टल रीजन में और अपर पार्ट ऑफ मेंटल आएगा। जब भी मैंने बताया एस्थेनोस्फीयर को भी इंक्लूड किया जाता है लिथोस्फीयर के डेफिनेशन में। ये होगा रिजिड रहेगा, और ये डिवाइडेड प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स में प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी करता है, और ये फ्लोट करता है मोर ऑन द फ्लूइड्स देन एस्थेनोस्फीयर में। ये क्या बोलते हैं 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक बेसिकली इसका थिकनेस देखने को मिलता है। देन आता है लोअर मेंटल। ये लोअर मेंटल एस्थेनोस्फीयर के नीचे रहता है। इसका डेप्थ 2900 किलोमीटर के आसपास देखने मिलता है। यहाँ पे इंटेंसिव प्रेशर होने के कारण से ये सॉलिड में रहता है। ठीक है, और आता है रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। रैपिड डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली यही है, ट्रांजिशन है अपर से लेकर लोअर मेंटल के बीच का। ठीक है, अब आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, आई थिंक आप लोग के मन में क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हीट वगैरह जो देख रहे हैं अर्थ के अंदर में, तो क्वेश्चन होगा आप लोग के माइंड में कि अर्थ के अंदर में जो इतना ज़्यादा एनर्जी मोल्टन फॉर्म में है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो क्यों है, कहाँ से आया है? तो एक्चुअली ये था कौन सा एनर्जी है, इसको बोला जाता है कौन सी एनर्जी, जो हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था ना, तो अर्थ फॉर्मेशन हुआ था उसमें तो अर्थ हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा एनर्जी था उस समय। तो वो एनर्जी क्या हो गया कि एक्रीशन प्रोसेस के कारण से कहाँ पे चल गया, तो हमारे अर्थ के इनसाइड में ये बेसिकली जाके जमा हो गया। साथ ही साथ बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो भी हमारे अर्थ के अंदर में जाके डिपोजिटेड है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? वैसे एलिमेंट जो कि अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन को देता है, और बहुत ज़्यादा हाईली ये बेसिकली रिएक्टिव होता है, और बहुत ज़्यादा ये हीट जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, और जो मैंने बताया कि अर्थ के फॉर्मेशन के समय जो हीट जो था वो लेफ्ट ओवर हो गया, रह गया, वो सारा डिपोजिटेड हो गया अर्थ के अंदर में। तो यही सब दोनों मिलकर क्या करता है कि अर्थ के अंदर हीट को डिपोजिट करके रखा है, हीट क्रिएट करता है, टेम्परेचर क्रिएट करता है, और वही कारण से इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है कि अर्थ के अंदर के जितने मटेरियल वो सब मोल्टन फॉर्म में देखने को मिलता है। समझ में आ गया कहाँ से हीट आया सो ना। अब बात करते हैं कोर। अब लोअर मेंटल के बाद हम लोग कोर में आते हैं। कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। आयरन एंड निकल से प्राइमरीली ये कंपोजिटेड होता है, वही मैंने देखा था ना। आउटर कोर जो मैंने बताया वो लिक्विड में है, पहले बताया था। टेम्परेचर लगभग 4000 से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस है, और इतना ज़्यादा है सफिशिएंट टू वर्क ऑन द प्रेशर एट दिस डेप्थ कीप द आयरन एंड निकल इन द मोल्टन फॉर्म। ठीक है, लेकिन आउटर कोर का था।
और यही आउटर कोर जो है वो जनरेटिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैंने बताया, मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन रॉक्स एंड द निकल, जो कि जियो डायनामो इफेक्ट क्रिएट करता है। देन गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मिलता है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मिलता है जो कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर को सेपरेट करता है। देन मिलता है इनर कोर। इनर कोर की बात करते हैं, मैंने बताया था ना सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर लगभग 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, और इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि कोर जो है वो मेल्टिंग फॉर्म में रहता ही नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है इंटेंस टेम्परेचर प्रेशर के कारण से। और एक मिलता है लेमन डिस्कंटिन्यूटी, ये बेसिकली बाउंड्री है बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में, ठीक है ना। ये मैंने बताया था सोर्स टू स्टडी द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मैंने बताया था डायरेक्ट सोर्स होता है कि इनडायरेक्ट सोर्स होता है। डायरेक्ट सोर्स में वही डायरेक्ट सोर्स में कोई क्या किया जाएगा, तो ये रॉक स्ट्रक्चर आ जाएगा, सरफेस रॉक, वोल्केनिक एरप्शन, डीप ओशन ड्रिलिंग बताया था। इनडायरेक्ट सोर्स में मैनिंग एक्टिविटी आ जाएगा, मीटियोर्स आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये याद रख लेना। ये होता है एसोस्टेसी, बस एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना इसमें। एसोस्टेसी प्रकार का क्या है कि ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम है। ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है, इसके बीच में अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, अर्थ क्रस्ट ये जो है अर्थ, इसका आउटर वाला पोर्शन, और ये मेरा हो गया मेंटल वाला पोर्शन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनली इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि ये बताता है क्या चीज़ कि अगर जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम रहेगा, जितना बैलेंस्ड रहेगा, तो अर्थ क्रस्ट फ्लोट करता है अंदर डेंसर में, ठीक है, और मोर फ्लूइड लाइक मेंटल बिलियो में। एक्चुअली में क्या होता है, कैसे जैसे कि आइसबर्ग फ्लोट करता है ना वाटर में, वैसे ही हमारा बेसिकली क्रस्ट जो है वो फ्लोट करेगा यहाँ पे, तो मेंटल में। तो ये फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। यही कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एसोस्टेसी बोला जाता है। दिस बैलेंस मेंटेन रिलेटिवली हाइट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्रस्ट एज कॉन्टिनेंट एंड ओशन का। और इससे रिलेटेड 3 मॉडल है, एक है प्रैट्स मॉडल, ये सब नहीं पढ़ना यार, एक है एरी मॉडल और एक है वेनिंग मेनिसेज मॉडल, तो ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ये तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ का कंपोजिशन, ओवरऑल अर्थ का कंपोजिशन। शुरू में हम लोग ने देखा क्रस्ट का कंपोजिशन, अब बात करते हैं ओवरऑल हमारे अर्थ का कंपोजिशन में, ठीक है। अर्थ का कंपोजिशन ओवरऑल देखें तो हमारा अर्थ मैक्सिमम किससे बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, जो कि 32% है। देन आता है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकन, और सिलिकन सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे, क्रस्ट में मिलता है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर, देन आगे जाके निकल वगैरह। तो बस आप लोग इसको एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक पीटीओ क्वेश्चन बन जाता है ना। अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है, तो मिनरल जो हमारे अर्थ के अंदर में जो मटेरियल्स है, वो मटेरियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंट मेटल्स होता है, मेटल्स डिपोजिटेड होता है, उसको हम लोग एज अ मिनरल्स के रूप में यूज करते हैं, खनिज जिसको बोलते हैं। वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मिनरल्स जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, और वही मेटल को हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। समझ में आ गया, तो ना। अब मिनरल्स जो है वो 2 तरीके से होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स होता है, नॉन सिलिकेट मिनरल्स होता है। अब सिलिकेट्स मिनरल्स क्या है, सिलिकेट्स को रिलेट कर दो सिलिका से, सिलिका किसको बोला जाता है, तो सिलिकॉन को बोला जाता है, यही बोला जाता है ना, सिलिकॉन ऑक्सीजन को बोला जाता है सिलिकेट। तो वैसे मिनरल्स जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंस हो, उसी बोला जाएगा सिलिकेट मिनरल्स। अब पता है हमारा अर्थ क्रस्ट किसके बना हुआ है, अधिकतर बना हुआ है किससे, तो सिलिकॉन का बना हुआ है। दैट्स व्हाई दे फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इसेंशियल टू द मेनी जियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, तो सिलिकॉन मिनरल्स हो जाएगा। अब सिलिकॉन मिनरल्स में कौन कौन सा मिनरल्स आएगा वो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इसके यूजेस पढ़ना कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि फेडल्सपर, ठीक है, और इसका लगभग हमारा 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कहाँ पे यूज होता है फेडल्सपर का, फेडल्सपर यूज होता है सिरेमिक इंडस्ट्री में, ग्लास प्रोडक्शन में। देन आता है क्वार्ट्स का बस एक थोड़ा सा देख लेना है, केमिकल नेम भी देख लेना है, स्टेट पीसीएस में पूछ देता है, बट हम लोग केमिकल नेम आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बस इसके यूजेस बताता हूँ और प्रॉपर्टीज। तो क्वार्ट्ज जो है वो शेड में मिलता है, ठीक है, और हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू वेदरिंग,
इसको क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। फिर पायरोक्सिन की बात करते हैं तो ये इग्नियस रॉक में मिलता है, मेटामॉर्फिक में भी मिलता है, और पायरोक्सिन का यूज किया जाता है जियोलॉजिकल इंडिकेटर में और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन में। फिर आता है एम्फीबोल। एम्फीबोल ये डार्क कलर का होता है, इसको एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में, एंड लिमिटेड टुडे यूज इन द हेल्थ रिस्क में भी यूज किया जाता है। लिमिटेड यूज हो गया है क्योंकि हेल्थ रिस्क क्रिएट कर सकता है कौन, एम्फीबोल। माइका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब पढ़ेंगे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया वहाँ पर पढ़ेंगे माइका। तो माइका जो है ये बेसिकली क्या है कि ये याद रखना इसका कैरेक्टर क्योंकि पी वैल्यू है, तो ये परफेक्ट क्लीवेज देता है, स्प्लिट इनटू द थिन स्लिट में बेसिकली स्प्लिट करता है, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है ना। माइका जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है तो झारखंड में। झारखंड से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो हम ही लोग का डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, डेट इज द कोडरमा। कोडरमा में बहुत ज़्यादा माइका मिलता है, इसी को बोला जाता है अबरक, अबरक बोला जाता है शायद, ठीक है। फिर हो गया ओलिवाइन्स। ओलिवाइन जो है ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, ये मुझे याद नहीं रखना। हाँ, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और बेसाल्टी रॉक का मिलता है ना। अब हम लोग सिलिकेट मिनरल्स देख लिए, अब हम लोग देखते हैं नॉन सिलिकेट मिनरल्स। नॉन सिलिकेट मिनरल्स में क्या होता है, डोंट कंटेन सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल, लेकिन हाँ सिलिकेट मिनरल्स में क्या होता है कि इसमें बेसिकली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का कंपोजिशन नहीं मिलेगा। इसी कारण से सिलिकेट मिनरल्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक रहेगा मेटेलिक सिलिकेट मिनरल्स और एक होगा नॉन मेटेलिक। मेटेलिक्स जो रहेगा उसमें आयरन का कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा, निकल का कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा, तो कंटेंट मेटल कंटेंट एसेंशियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि हो गया प्रीशियस मेटल्स। मेटेलिक मिनरल्स में पहला आ जाता है प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल में गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आएगा जो को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होता है। एक हो गया फेरस मेटल्स जो कि तुम्हारा इसमें आयरन कंपोजिशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखने मिलता है नॉन फेरस में आ जाएगा जो कि कौन सा नहीं रहेगा, तो नॉन फेरस में से भी कॉपर लीड जिंक आ जाएगा। और हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो कि डोंट कंटेन मेटल कंटेंट को, ठीक है, मेटल कंटेंट नहीं रहेगा, जैसे कि सल्फर फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब सल्फर वगैरह फॉस्फेट वगैरह वही पूछेगा प्रीलिम्स में जो कि न्यूज में रहता है, तो हम लोग करंट अफेयर में करवाएंगे। तो ये हम लोग ब्रॉडली हम लोग देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रॉक के ना। रॉक की बात करते हैं तो रॉक बेसिकली तीन तरीके के रॉक होते हैं। सबसे पहले हम ब्रॉडली हम लोग देख लेते हैं ये वाला रॉक क्या है, तो नेचुरली अकरिंग एग्रीगेट्स ऑफ द मोर एंड मोर मिनरल्स का बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने मिलता है, और ये बेसिकली इसका टेक्सचर हार्डनेस कलर्स में डिफरेंसेस होता है, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं देखने मिलता है। और रॉक की स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। रॉक की बात करते हैं तो ब्रॉडली तीन कैटेगरी है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलता है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है वो बेसिकली किससे बना रहता है, तो मोल्टेन मैग्मा से बना रहता है, मोल्टेन मैग्मा से बना रहता है। मोल्टेन मैग्मा जब कूल डाउन हो जाता है तो उसी को बोला जाता है क्या, लावा ना। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि ये मेरा क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। ये मेरा ओशियन रीजन हो गया, यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन रीजन है, ठीक है। ये हो गया ओशियन रीजन हो गया, ये है मोल्टेन मैग्मा वगैरह। अब क्या करेगा, सल्फर एक्टिविटी होगा और वापस आएगा इस तरह का, समथिंग लाइक दिस कन्वर्सन करना चाह रहा है। क्या होता है, ये जो मैग्मा है यही मैग्मा इग्नियस रॉक बनाता है, और इग्नियस रॉक जो है वो एक एज एम्ब्रियो के रूप में काम करता है। एम्ब्रियो का मतलब है एम्ब्रियो के रूप में काम करता है, और यही इग्नियस रॉक के कारण से जाके कौन सा रॉक बनेगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, क्योंकि इग्नियस रॉक जो रहेगा वो छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूटेगा, डिपोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, कॉम्पैक्टेशन होगा, एंड आगे जाके क्या करेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा। फिर इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मिलता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है, तो फिर से रीमोडिफाई हो जाता है, जिसको बोल देते हैं हम लोग क्या चीज़, ये रीमोडिफाई हुआ जिसको बोलेंगे मेटामॉर्फाइज हो जाएगा, और मेटामॉर्फाइज होकर आगे जाके क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रूप बनाता है।
मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। समझ में आ गया? तो ये जो मटेरियल्स था यहाँ से इसके अंदर का जो मटेरियल्स था वो बाहर क्या किया, निकला इस तरह करके मोल्टन मैग्मा। अगर वो अर्थ क्रस्ट के अंदर में हो तो उसको बोलिएगा मैग्मा। जैसे अर्थ क्रस्ट के बाहर में आ जाता है उसको बोलता है लावा। तो यहाँ पे क्या होगा, लावा डिपोजिटेड हो गया। तो दिस इज एक्चुअली इग्नियस रॉक जो डायरेक्ट मेल्टेड मैग्मा से बना हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ से कन्वेंशनल करंट चला और इस तरह करके बेसिकली यहाँ पे जाके फ्रैक्चर किया और यहाँ पे मोल्टन मटेरियल्स डिपोजिटेड हो गया आके। मोल्टन मटेरियल यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिटेड हो गया। ठीक है, और यही डिपोजिटेड हो गया इसे बोला जाता है इग्नियस रॉक। क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक। समझ में आ गया ना? तो मैं आप लोगों को सारा स्टोरी बताता हूँ लाइन बाय लाइन। आई थिंक कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, मेन यही है। ठीक है, अब कैसे बनता है इग्नियस रॉक? बनता है सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मटेरियल। अभी जो मैंने बताया मोल्टन मटेरियल्स बाहर निकला, अर्थ क्रस्ट पे आया और सोलिडिफाई हो गया, जाके इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है, अगर वह अब इग्नियस रॉक मेरा दो तरीके से होता है। इग्नियस रॉक दो तरीके से देखने को मिलेगा। इग्नियस रॉक दो तरीके से देखने को मिलेगा। अगर वो मोल्टन मटेरियल सोलिडिफिकेशन हो जाता है, सोलिडिफिकेशन होगा कहाँ पे सॉलिड होगा, सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, अर्थ सरफेस पे। तो इसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यार। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाएगा। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है एक्सटर्नल। वही अगर मोल्टन मटेरियल सोलिडिफिकेशन होता है, कहाँ पे सोलिडिफिकेशन होगा, तो अर्थ के अंदर ही, अर्थ के इनसाइड कहीं ट्रैप हो गया और वहीं पे, तो उसको बोला जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाएगा। समझ में गया? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसको बोला गया, वही यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, वह बिलो द सरफेस। ठीक है, और अगर मतलब मैग्मा क्या है, बिलो द सरफेस, लावा क्या है, ऑन द सरफेस, जो मैंने बताया ना। रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ द मोल्टन रॉक जो है वो बेसिकली क्रिस्टलाइन को डिफाइन करता है। जैसे कि एक होता है स्लो कूलिंग कहाँ होगा सर, आप लोग बता दीजिए। तो इंट्रूसिव में होगा, अर्थ के अंदर में ट्रैप है, जैसे कि लार्ज, जिसके कारण से क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल साइज होता है, मतलब कि तो उसमें दानेदार ज़्यादा देखने को मिलेगा। और रैपिड कूलिंग होगा तो हो गया एक्सट्रूसिव, जहाँ पे बेसिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है ना। अब बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। हम लोग अच्छा से आगे देखेंगे, लैंडफॉर्म जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग अच्छा से देखेंगे। बस हम लोग रॉक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रॉक आगे से रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट मैग्मा के बारे में। टाइप्स ऑफ मैग्मा अगर बात करें तो मैग्मा भी अलग अलग तरीके से होता है। मैग्मा अब तक समझ में आ ही गया होगा कि मोल्टन मटेरियल्स को बोला जाता है मैग्मा, मोल्टन मटेरियल्स को बोला जाता है मैग्मा। अगर मैग्मा वो बिलो द सरफेस है उसको बोला जाएगा मैग्मा, और वही मैग्मा ऑन द सरफेस है उसको बोला जाएगा लावा, क्योंकि वो ठंडा होने लगा, उसके कैरेक्टर चेंज होने लगा ना। मैग्मा के कंपोजिशन के बेसिस पे डिफरेंट पार्ट में डिफाइन किया जाता है। एक होता है फेल्सिक मैग्मा। फेल्सिक के मतलब क्या बताया था, फेल्सिक का मतलब कि फेरस कंटेंट ज़्यादा है। तो फेल्सिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा है। तो वैसा मैग्मा जिसमें सिलिकन कंटेंट ज़्यादा हो उसे बोलेंगे फेल्सिक मैग्मा। इंटरमीडिएट मैग्मा जिसमें कि सिलिकन कंटेंट इंटरमीडिएट लेवल पे हो 50% के आसपास। मैफिक मैग्मा, जैसे मैफिक आएगा तो मैफिक का मतलब बताया था मैग्नीशियम एंड एफ आयरन फेरस, जिसमें लोअर सिलिकेट कंटेंट हो और आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा हो तो मैफिक मैग्मा। अल्ट्रा मैफिक मैग्मा जो इसमें सिलिका कंटेंट कम हो और हाई मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेंट हो तो इसे बोला जाएगा अल्ट्रा मैफिक मैग्मा। इस सभी मैग्मा के कंपोजिशन के बेसिस पे क्या होगा कि हमारा एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक बनेगा। जैसे कि इंट्रूसिव रॉक किसको बोला जाएगा, जो कि सोलिडिफाई होगा फ्रॉम मैग्मा बिलीव द अर्थ सरफेस। जो मैंने बताया कि अर्थ सरफेस के नीचे अगर सोलिडिफाई होगा तो इंट्रूसिव बोलेंगे। इसमें क्या होगा, लार्ज मिनरल्स ग्रेन रहेगा। क्योंकि इसका रेट ऑफ द कूलिंग जो रहेगा वो बस स्लो रहता है। जैसे कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में आ जाता है ग्रेनाइट्स, गैब्रो,
फिर आता है पिग्मेटाइट, समझ में आ गया। उसके बाद वो आ जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये बनेगा लावा से बनेगा। क्यों बनेगा लावा? क्योंकि अर्थ सरफेस पे ये बेसिकली कूलिंग होगा, रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दानेदार क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा। तो फाइन ग्रेन रहेगा, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, ठीक है। फिर हो गया एंडेसाइट हो गया, ठीक है। ये वोल्केनिक आर्क वाला रीजन में देखने को मिलता है। वोल्केनिक आर्क क्या है, तो वेलकुनो पार्ट देखेंगे वहाँ पे मिलेगा। फिर हो गया रायोलाइट्स हो गया, समझ में आएगा। तो ये बेसिकली था मेरा इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक्स का ना फीचर्स देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब मैं आप लोगों को क्या करूँगा, रॉक स्ट्रक्चर तो पढ़ा दिया, तो मैं अभी आप लोग को एक मेंस का क्वेश्चन दिखाता हूँ। मेंस का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आप लोग से बनता नहीं बनता रॉक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक। तो ये हार्डनेस होगा, ये ऑफकोर्स तो होगा ही। क्योंकि हार्डनेस क्यों होगा? क्योंकि ये मेरा क्या है, प्योर मोल्टेन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, मोल्टेन मैग्मा से बना हुआ। इसमें किसी प्रकार का मिलावट देखने मिला। मिलावट का मतलब क्या है कि इसमें किसी प्रकार का अगर देखें तो इसमें किसी प्रकार का अदर मटेरियल्स मिल रहा है नहीं। ये बेसिकली हार्ड ड्यूरेबल है, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही वही है, मोल्टेन मटेरियल से बना हुआ, तो ये हार्ड नहीं होता है। नॉन फोसिलिफेरियस रहेगा। नॉन फोसिलिफेरियस का मतलब क्या है कि इसमें फोसिल कंपोजिशन मिलेगा नहीं। इतना ज़्यादा हाई मैग्मा रहता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, तो इसमें फोसिल तो डिपोजिटेड होगा ही नहीं, तो फोसिल कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। परमेबिलिटी बहुत ही लो रहेगा। जब हार्डनेस है, तो हार्डनेस का मतलब क्या होगा कि जो बेसिकली इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, समथिंग लाइक दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो क्या पोरोसिटी देखने को मिल रहा है? नहीं। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस क्लोज है कि सेपरेटेड है? क्लोज है। तो वाटर अगर हम यहाँ पे रखेंगे इस रॉक पे, तो क्या ये वाटर ये बेसिकली डिपोजिटेड होगा अंदर की ओर, जिसको बोलते हैं हम रिसाव होगा? नहीं ना, रिसाव होगा? नो, रिसाव नहीं होगा। और जिसके कारण से क्या होगा कि वाटर जो अगर हम बात करते हैं यहाँ रहेगा वाटर, तो नीचे की ओर ये बेसिकली रिसाव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द पोरोसिटी। पोरोसिटी बहुत लो है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो सारा बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड है। दैट इज इसी कारण से परमिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है। परमिबिलिटी ड्यू टू द टाइट इंटरलॉकिंग ऑफ द मिनरल्स ग्रेन, जो भी मैंने बताया। वेदरिंग रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रहेगा। वेदरिंग रेजिस्टेंस लेस अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग कंपेयर टू सेडिमेंट्री। तो वेदरिंग होगा, लेकिन रेजिस्टेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा कम रहेगा? रेजिस्टेंट ज़्यादा रहेगा, समझे क्या? केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एसिडिक रॉक होता है। एसिडिक रॉक, अब ये याद रखना कि एसिडिक रॉक किसको बोला जाता है, एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक किसको बोला जाता है? एसिडिक रॉक यार बोले जहाँ पे आएगा एसिडिक रॉक, मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को। जहाँ बोलेगा ना एसिडिक रॉक, या फिर बोलेगा एसिडिक मैग्मा। अब एसिडिक मैग्मा से ही बनेगा सर एसिडिक रॉक। तो एसिडिक मैग्मा बोले या एसिडिक रॉक बोले, तो उसमें वो तभी होगा जब सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहेगा। व्हेन सिलिका कंटेंट इज हायर या फिर ज़्यादा है, तब जाके एसिडिक मैग्मा एंड एसिडिक रॉक बनेगा। एंड लाइटर इन द कलर, दैट इज द ग्रेनाइट। बेसिक रॉक किसको बोला जाएगा? जिसमें से आयरन क्या है, हाई आयरन कंटेंट है या मैग्नीशियम कंटेंट है, उसे बोला जाएगा बेसिक रॉक। समझ में आ गया? उसे बोला जाएगा बेसिक रॉक। यहाँ तक समझ में आ गया। सिलिकन कंटेंट थोड़ा कम रहेगा। फिर आ गया फेल्सिक रॉक, जिसमें आ जाएगा फेल्सफर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। मैफिक रॉक मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो बस याद रखना एसिडिक मैग्मा एंड बेसिक मैग्मा, जो मैं भी आगे जाके बताऊंगा। अभी थोड़ा बहुत कंटेंट मेरा छूट गया, मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मैं बताऊंगा। दो मैग्मा होता है, और एक होता है एसिडिक मैग्मा। एसिडिक मैग्मा से बनता है एसिडिक लावा। एसिडिक मैग्मा एसिडिक लावा कब बोलेंगे? जब सिलिकन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसी बेसिस पे इसका विस्कोसिटी एंड पोरोसिटी और इसका लिक्विडिटी डिसाइड होता है। तो जब पढ़ेंगे ना वो, लेकिन जब वहाँ पर बताएंगे। एक होता है बेसिक लावा या बेसिक मैग्मा, जिसमें सिलिकन कंटेंट बहुत कम रहेगा और आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा रहेगा। समझ में आएगा ना? देख लिया अभी इग्निस रॉक देख लिया। बता सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? अब जैसे कि ये था मेरा रॉक, मान लेते कि मेरा रॉक है। अब ये रॉक क्या करेगा कि ओवर द टाइम टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, फिर ये बेसिकली रहेगा वाटर फ्लो, दैट इज रिवर वगैरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। हवा चल रहा है, एयर या विंड एक्टिविटी हो रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है,
इन सभी कारण से क्या होगा कि ये रॉक का स्ट्रक्चर रहेगा वो धीरे धीरे क्या होगा कि टूटने लगेगा। ये रॉक स्ट्रक्चर टूटने लगता है, ठीक है, रॉक स्ट्रक्चर टूटेगा, टूटने के कारण से ये ग्रेन के फॉर्म में आएगा और ये क्या करता रहता है कि एक समय के बाद ये किसी पार्टिकुलर प्लेस पे आके डिपोजिटेड हो जाएगा। ये जब डिपोजिटेड हो गया, बताओ इतना बड़ा रॉक था, ये टूटा, मान लेते कि इतना इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूटा और डिपोजिटेड हो गया ओवर द टाइम, ये डिपोजिटेड हो गया। यही डिपोजिटेड रॉक पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट करेगा, कॉम्पैक्शन होगा। इसी कॉम्पैक्शन को बोलेंगे क्या, से कॉम्पैक्शन होगा, एक्यूमुलेशन होगा एंड सीमेंटेशन होगा, और यही सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन एंड एक्यूमुलेशन से होके आगे जाके क्या बनेगा, एक नया रॉक बनेगा जिसको बोल देते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। ये जो छोटे पार्टिकल्स थे इसको बोला जाता है सेडिमेंट, और सेडिमेंट से बना हुआ रॉक को सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है, समझ में क्या। एंड होल द प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। ये जो पूरा प्रोसेस बन रहा है इसी को बोला जाता है लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, एक्यूमुलेशन एंड सीमेंटेशन प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिथिफिकेशन बोला जाता है, समझ में क्या, लिथिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं पे देख लेता हूँ मैं, सेडिमेंट्री रॉक अराइज फ्रॉम द एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या है मैंने बताया, ये कहाँ से प्री एग्जिस्टिंग रॉक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, ठीक है। वेदरिंग वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा कैसे वेदर करता है कोई भी रॉक, तो मैं बताऊंगा जैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, फिर केमिकल वेदरिंग होता है, जिसके कारण से आगे जा करते हैं ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। जो भी मैंने बताया पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। नाउ अब ये जो है सेडिमेंट्री रॉक है, वो सेडिमेंट्री रॉक है वो केमिकली बन सकता है या ऑर्गेनिकली हो सकता है। केमिकली का मतलब क्या होगा, कंपोज फ्रॉम द रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ द मिनरल्स डायरेक्टली। मैकेनिकली ये इसका कंपोजिशन हुआ। मैकेनिकली का मतलब क्या है कि इतना बड़ा रॉक स्ट्रक्चर था, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, वो मैकेनिकल एक्टिविटी करने से हुआ और आगे जाके ये डिपोजिटेड हो गया, ठीक है, और ये जाके रॉक बनाया, जिसको बोलेगा सेडिमेंट्री रॉक। यही अगर रॉक स्ट्रक्चर को अगर हम केमिकली अगर ब्रेकडाउन होता है या फिर बायोलॉजिकली अगर ये बेसिकली ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज़, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। मतलब कि ब्रेकडाउन हो रहा है सेडिमेंट्स का, बड़े से रॉक्स का छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रहा है, समझ में क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तब जाकर बोलेंगे ऑर्गेनिक सेडिमेंट, ऑर्गेनिक फॉर्म करेंगे। और वो मैकेनिकली हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से, या फिर प्रेशर डिफरेंस के कारण से, या फिर वेदर कंडीशन चेंज होने के कारण से, तो मैकेनिकली फॉर्म। जैसे सैंडस्टोन फॉर्म फ्रॉम द सैंड, कॉन्ग्लोमेरेट्स, राउंड ग्रेवल, सेल कंप्रेशन, फिर देखने मिल जाता है चाल्क। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म में आएगा चाल्क, लैंडस्टोन एंड कोल। समझ में एकदम। कोल फॉर्मेशन कैसे होता है कोल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर मैकेनिकली फॉर्म्स में तुम्हारा जाएगा सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड सेल, ठीक है। देख लिया हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ केमिकली फॉर्म्स होता है, केमिकली वेदर हो जाए, कोई केमिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा बड़ा सा रॉक्स का, छोटे छोटे रॉक्स में कॉम्पैक्टेशन, सीमेंटेशन एंड एक्यूमुलेशन होता है और आगे जाके फिर रॉक्स बनता है। तो केमिकली भी हो सकता है, जैसे केमिकल प्रेसिपिटेशन हुआ, जैसे कि सॉल्ट रॉक देखने मिल गया। सॉल्ट रॉक कैसे बनता है, इवेपोरेशन एक्टिविटीज बनेगा, चर्ट हो गया। तो ओवरऑल हमने सेडिमेंट्री रॉक्स देख ली, लेकिन इसका फीचर्स की बात करते थे हम लोग। फीचर्स की बात करें तो लेयरिंग देखने मिलेगा, ऑफकोर्स ये लेयर के फॉर्म में देखने को मिलेगा ही। कुछ फॉसिल्स भी देखने मिलेगा, तो डिस्टिंक्ट लेयर मिलेगा क्योंकि सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो एक ऑफकोर्स लेयर फॉर्म में देखने को मिलेगा ही। फिर मतलब फॉसिल्स कंटेंट, फॉसिल प्रोवाइड इनसाइड, फॉसिल रहेगा यस, क्योंकि जो मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आगे जाकर कॉम्पैक्शन हो रहा है। अब मान तो यहाँ पे कुछ मतलब पौधा पार्टिकल्स या फिर कोई पेड़ पौधा या यहाँ के क्या हुआ कि बीच में दब गया, या फिर कोई एनिमल्स दब गया, उसका भी कॉम्पैक्शन हो गया, तो आगे जाकर रॉक बन गया। इसी कारण से हम लोग देखते हैं जैसे कोयला, कोयल क्या है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक है। और हम लोग बात और कोयल जो है वो किस रूप में काम करता है, ये ईंधन के रूप में काम करता है, हम लोग के लिए फ्यूल के रूप में काम करता है। समझ में क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब फॉसिल कंटेंट उसमें है, समझ में क्या। परमेबिलिटी, यस परमेबिलिटी होगा क्योंकि इस तरह पार्टिकल्स डिपोजिटेड है, ठीक है। परमेबिलिटी होगा तो ये वाटर को क्या कर सकता है, परमेबल कर सकता है, अलाउइंग द फ्लूइड्स को, ठीक है। ग्राउंड वाटर में हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को ही पढ़ते हैं, ये ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाइड्रोकार्बन सर्कुलेशन में ग्राउंड वाटर का मतलब क्या हुआ कि
ये मेरा इतना बड़ा रॉक स्ट्रक्चर है और ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसका पार्टिकल्स कुछ इस तरह करके सेपरेटेड होगा, ज़्यादा क्लोज नहीं रहेगा। तो वाटर जो रहेगा यहाँ पे डिपोजिट होगा और नीचे डिपोजिट कर जाता है। अब वही वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे ग्राउंड वाटर क्या है, या फिर ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ग्राउंड वाटर वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्या, यूपीएससी पीटी में तो 2 बार शायद क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ में क्या ना। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगा, जो मैंने बताया था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक है, उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक है, जैसे कि मान लेता हूँ कि या तो इग्निस रॉक है या तो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक से या तो इग्निस रॉक है। और यही रॉक क्या करेगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक है या फिर इग्निस रॉक है, तो अब एग्जिस्टिंग रॉक है। अब इसी में हम क्या कर देते हैं कि टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में ऑल्टर कर देते हैं, या तो अचानक टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, तो आगे जाकर क्या करता है कि ये न्यू फॉर्म में चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, रिमॉडिफाई हो जाता है, और उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाएगा। समझ में, उसी को बोला जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाएगा। जैसे कि क्या, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक, जैसे कि एक न्यू सेडिमेंट्री रॉक और अदर मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। अल्टरेशन क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर में रिमोडिफाई हो जाता है, दैट इज द मेटामॉर्फिज्म होता है। इसमें क्या होता है, हीट टेम्परेचर प्रेशर या केमिकल एक्टिविटी फ्लूइड लीडिंग टू रिक्रिस्टलाइजेशन एंड मिनरलोजिकल चेंज होता है ना। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, फोलिएटेड भी होता है, नॉन फोलिएटेड होता है। फोलिएटेड का मतलब क्या होता है कि लेयर्ड। अगर अगर अब जैसे मेटामॉर्फाइज हो रहा है, तो मेटामॉर्फाइज एक रैंडम तरीके से हो सकता है और एक रेंडमली हो सकता है। मेटामॉर्फाइज जो होगा सर, वो रैंडम भी हो सकता है और नॉन रैंडम हो सकता है। नॉन रैंडम होगा मतलब क्या है कि एक क्या होगा कि स्ट्रक्चर मैनर में होगा, एक स्ट्रक्चर मैनर में होगा। जब स्ट्रक्चर मैनर में होगा तो ऑफकोर्स लेयर बैंडेड इस तरह करके देखने मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक में, और रैंडमली होगा तो यहाँ पे जिग जैग क्रिस करो जैसे तैसे होगा, समझेगा। तो वही यहाँ पे, तो जब स्ट्रक्चर मैनर में होगा तो क्या होगा, फोलिएटेड या फिर मतलब कि फोलिएटेड बोलिए यार, लेयर एंड बैंडेड एस्पीरीज देखने मिलेगा। डायरेक्शनल प्रेशर को शो करेगा कुछ तरह करके, इसे देखने मिल जाता है। कौन सा रॉक, तो नीसेस हो गया, चेस्ट हो गया, स्लिट हो गया, ठीक है। एक नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, लेयर जो होगा आईपीएम्स होगा, यूनिफॉर्म इन टेक्सचर होगा। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इन टेक्सचर है लेकिन लैक ऑफ लेयर अपीयरेंस, जैसे कि मार्बल, क्वार्ट्ज, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक का फीचर्स, तो टेक्सचर क्या रहेगा, तो स्मूथ भी रहेगा, वेरी कर सकते हैं स्मूथ में, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन पर डिपेंड करता है। कलर वेरिएबिलिटी हायर, बहुत ज़्यादा हायर कलर वेरिएबिलिटी रहेगा ड्यू टू मिनरल कंपोजिशन। फिर फॉसिल नहीं रहेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर आता फॉसिल कंटेंट होगा ही नहीं, समझना क्या, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर प्रेशर। अब ना मेटामॉर्फिक प्रोसेस कैसे होता है, एक होता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है, जो मैकेनिकल प्रोसेस के कारण से होता है, मैकेनिकल विदाउट द केमिकल चेंज। तो यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बेसिकली इसमें मैकेनिकल होगा, जैसे कि टेम्परेचर, विंड, ये सब कारण से होगा। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर के कारण से इग्नियस इंफ्यूजन होने लगता है, मतलब कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जितना कि टेम्परेचर मोल्टन मैग्मा कराता है, और मोल्टन मैग्मा से जो इग्नियस रॉक बनता है, तो वे सब प्रोसेस में इंटर कर जाता है मेटामॉर्फिक रॉक थर्मल मेटामॉर्फिज्म के थ्रू। समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या हुआ, मतलब क्या होता है कि हो सकता है कभी कभी रॉक हीटेड हो गया नियर बाय मोल्टन मैग्मा से, जैसे कि लोकलाइज चेंज हो जाता है, ये होता है ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। समझ में आना है कि मतलब कि ये मेरा रॉक है, माने तो ये सेडिमेंट्री रॉक है या फिर इग्नियस रॉक है। अब यहाँ पे मोल्टन मैग्मा है, तो मोल्टन मैग्मा से कॉन्टैक्ट हो गया, और कॉन्टैक्ट हुआ जिसके कारण से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर गया, न्यू रॉक बना। जो न्यू रॉक बना उसी को बोला जाएगा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब फिर एक मेरा ये, ठीक है। अब फिर माने तो कि टेम्परेचर, प्रेशर और एयर, विंड इतना ज़्यादा चला कि इसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और न्यू रॉक बना, तो बोला जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। टेम्परेचर मेटामॉर्फिज्म क्या हुआ, एक रॉक है, इग्नियस रॉक होगा या फिर सेडिमेंट्री रॉक होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर एंड द प्रेशर बढ़ा, स्पेशली इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा कि ये रिक्रिस्टलाइन हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक बन गया।
रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या हुआ कि लार्ज स्केल चेंज होगा ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स के कारण से, ठीक है। तो मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस से एक्चुअली इन्वॉल्व होता है। तो ये मोटा मोटी अब हम लोग देख लिए, बस लाइन बाय कीवर्ड याद रखना है, क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला टेबल याद रखना है आप लोग को। ये है ओरिजिनल रॉक मेरा क्या है, ग्रेनाइट्स है। कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक है। नीश, इससे कौन सा रॉक बनता है, तो नीश बनता है। नीश कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये मेरा मेटामॉर्फिक रॉक का टेबल है और ये मेरा ओरिजिनल रॉक का टेबल है। जैसे कि बेसाल्ट, बेसाल्ट से बनेगा कौन सा, हॉर्नब्लेंड बनेगा। लैमस्टोन से बनेगा मार्बल। कोल से बनेगा ग्रेफाइट। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्ज एंड द सेल से बनेगा स्लेट, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक रॉक साइकिल। अब जैसे हम लोग रॉक साइकिल पढ़ेंगे उसके बाद मैं आप लोग को फिर से एक नई वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। रॉक साइकिल क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। चूँकि अभी हम जितना देखें उसमें क्या देखने मिल गया, इसमें क्या देखने मिला कि ये मेरा रॉक था। मान लेता हूँ कि पहले रॉक का ओवरऑल अगर हम देखें तो मेन जो रॉक है वो मेन रॉक में कौन आया, इग्नियस रॉक आया। इग्नियस रॉक एक्ट एज अ इम्ब्रियो। इग्नियस रॉक से ही क्या हुआ कि मान लेता हूँ कि ये मेरा इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कहाँ से आया, तो मैंने बताया कि ये मेरा मोल्टन मटेरियल्स था, मैग्मा था, ये बाहर निकला, ठीक है। सोलिडिफिकेशन हुआ और सरफेस पर जाके इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंट हुआ एक्चुअली, फिर आगे जाके फ्लो किया और किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाके क्या हुआ, एक्यूमुलेट कर लिया, कॉम्पैक्टेशन हो गया, सीमेंटेशन हो गया और रॉक बनाया। कौन सा रॉक बनाया, तो सेडिमेंट्री रॉक हुआ। अपना इग्नियस रॉक ने सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्मेशन किया। फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होगा कि रीमोडिफिकेशन होगा। ये दोनों का क्या होगा, रीमोडिफिकेशन होगा। रीमोडिफिकेशन किससे हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रीमोडिफिकेशन हो सकता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर केमिकल चेंजेस इतना ज़्यादा स्पीडली हो गया कि एक न्यू रॉक बना, एक न्यू रॉक बना। वो न्यू रॉक को बोला जाएगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम ओवरऑल क्या देखें कि इग्नियस रॉक जो था सर, इग्नियस रॉक एक्ट एज अ एम्ब्रियो फॉर द सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक का भी क्या हो सकता है कि वेदरिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सकता है और इसका कॉम्पैक्टेशन सेडिमेंटेशन होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक भी क्या कर सकता है, सेडिमेंट्री रॉक बना सकता है। बना सकता नहीं बना सकता, बना सकता है। और क्या हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा दे दिए तो मेटामॉर्फाइज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। उसी तरह से इग्नियस रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, और मेटामॉर्फाइज हो गया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। तो मैंने क्या देखा कि इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है, इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है। अब क्या है कि क्या सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक बन सकता है, नहीं बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे बनेगा, अगर मान लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गया कि ये मोल्टेन मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया, मोल्टेन मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक ये भी मोल्टेन मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया। अब मोल्टेन मैग्मा के साथ कांटेक्ट में आ गया तो मैग्मा बन गया और यही मैग्मा क्या हो गया फिर से अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के बाहर फिर जाके एक्यूमुलेट हो गया, डिपोजिटेड हो गया, सोलिडिफिकेशन हो गया। सेम प्रोसेस ये हुआ तो इग्नियस रॉक भी बन सकता है, समझ गए। तो इसे बोला जाता है रॉक साइकिल, इसे बोला जाता है रॉक साइकिल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा रॉक साइकिल क्या है ना। अब तीनों का डिफरेंस भी अलग है, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक भी अलग है। अभी देखिए इग्नियस रॉक में तो फॉसिल कंटेंट था, फॉसिल कंटेंट नहीं था, परमेबिलिटी था, परमेबिलिटी भी नहीं था, हार्ड रेजिस्टेंट जहाँ था, यस रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा था, समझ में क्या। फिर क्या देखने मिल रहा था कि हार्डनेस क्या था, हार्डनेस था, यस हार्डनेस था। सेडिमेंट्री रॉक में देखा यहाँ पे फॉसिल कंटेंट था, यस फॉसिल कंटेंट था, परमेबिलिटी अच्छा खासा था, अच्छा खासा परमेबिलिटी था, हार्डनेस ज़्यादा था, हार्डनेस कम था, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब कि क्या किस रूप में काम करता है, सेडिमेंट्री रॉक तो फॉसिल फ्यूल के रूप में काम करता है। मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक के जो इग्नियस रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक है
मेटामॉर्फिक रॉक का भी कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम ही देखने को मिलता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं रॉक स्ट्रक्चर, रॉक साइकिल। तो वही था मैंने बताया, ये बोला कंटिन्यूस प्रोसेस है जो डिस्क्राइब करता है कि रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है थ्रू आउट द जियोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक रॉक, यही तीनों बन रहा है घूम घूम के। देख लो, जैसे कि वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, एग्जिस्टिंग रॉक का ब्रोकन डाउन हो गया सेडिमेंट्स में, फिर सेडिमेंट्स क्या हुआ कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुआ, जैसे एक्यूमुलेशन वगैरह हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बना, फिर मेटामॉर्फिज्म होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक होगा, फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक का मेल्टिंग वगैरह होगा, सेडिमेंट्री रॉक का मेल्टिंग होगा, या फिर इग्नियस रॉक का मेल्टिंग होगा, तो आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक बनेगा। फिर उसी कूलिंग इन द सॉलिडिफिकेशन से मेगा कूल होगा, इग्नियस रॉक बना। तो वही यहाँ पे दिया गया, जैसे कि ये मेरा क्या कहा था, ये मेरा इग्नियस रॉक था, मान लेता हूँ कि मोल्टन मैग्मा का कूल डाउन होने के कारण से बना, कूल हुआ मोल्टन मैग्मा, ठीक है, इग्नियस रॉक था, ये कूलिंग हुआ, मैग्मा बना, ठीक है, या फिर मेल्टिंग किया, कूल डाउन हुआ, मैग्मा बना, ठीक है, और यही मैग्मा आगे जाकर मेल्टिंग हुआ, फिर कूल डाउन हुआ तो मेटामॉर्फिक बना, या फिर इस इग्नियस रॉक में डायरेक्टली हीट प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिए तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, या फिर इसी इग्नियस रॉक को वेदरिंग कर दी, इरोजन कर दिया, छोटे छोटे सेडिमेंट में तोड़ दिए तो कॉम्पैक्टेशन और सेडिमेंटेशन करके सेडिमेंट्री रॉक बन गया, या फिर इसी सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्या करते छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके वेदरिंग हुए सेडिमेंट्स बन गया, या फिर इसी सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर दिए तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, यही मेटामॉर्फिक रॉक को फिर हम लोग वेदरिंग इरोजन करें तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। तो हम क्या देखते हैं, एक साइकिल में बेसिकली ये बंद है, इसी को कहता है रॉक साइकिल। समझ में गया, तो रॉक साइकिल भी समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि 1 घंटा हो गया है, फिर नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस मैं लास्ट वाला पोर्शन में आप लोग को दिखा देता हूँ, ये चीज़ तुम लोग कवर कर लिया। याद रख लेना आप लोग, कोना डिसकंटिन्यूटी, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, मोहर डिसकंटिन्यूटी, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर एंड लेहमन डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में मिलता है ना। ये भी देख लो, रॉक का क्लासिफिकेशन था, सेडिमेंट्री रॉक्स केमिकली अगर देखें, बायोलॉजिकल बेसिस पे देखें, क्लास्टिक बेसिस पे देखें, तो इस तरह से डिवाइडेड है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये स्पेशली याद रख लीजिएगा कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कौन था, गैब्रो, डोलराइट्स, फिर आते ग्रेनाइट्स, एक्सट्रूसिव में आता बेसाल्ट, एंटीशियाट, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने बताना चाह रहा था। इग्नियस रॉक है, मोल्टेन मैग्मा और लावा का सॉलिडिफिकेशन से होगा, लेयर देखने मिलता है, नहीं लेयर देखने नहीं मिलता, हार्डनेस है, ये हार्डनेस है, जैसे कि ये मेरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि स्लो कूलिंग मैग्मा कूलिंग डाउन हुआ, ग्रेनाइट फॉर्मेशन किया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये जैसे रैपिड कूलिंग हुआ तो यहाँ पे लावा, यहाँ पे बेसिकली ग्रेनाइट्स वगैरह देखने मिलता है, नहीं ग्रेनाइट्स वगैरह मतलब यार ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, नहीं, कितना अच्छा कटा हुआ, मतलब प्लेन दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत खदखुरा टाइप का दिख रहा है, जो खदखुरा टाइप का देखने मिलता है, रफ सरफेस रहता है, उसी को बोला जाता है क्या, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो वो इंट्रूसिव रहता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक रहता है, जिसका सरफेस, जिस रॉक का सरफेस प्लेन मिलता है, स्मूथ रहता है, वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि रैपिड कूलिंग हुआ था। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटेशन हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, उसके बाद जाकर लेयरिंग हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, इसी की वजह से सैंडस्टोन को अगर देखिएगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, और मेटामॉर्फिक रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अदर रॉक्स में, तो हार्ड रहता है, रिलेटिवली हार्ड होता है, लेकिन लेयर नहीं देखने मिलता, फोलिएटेड रहेगा। देखो अब यहाँ देखिएगा फोलिएटेड, ये क्या देखने मिल रहा है, ये फोलिएटेड स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, सिलेक्ट हो गया। नॉन फोलिएटेड में क्या देखने मिल रहा है, ये फिर फोलिएटेड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। इसका एक मैंने टेबल दिया है। ये फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन द लावा एंड मैग्मा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो करेक्टर की बात करें, लेयर एंड हार्डनेस होता है, इग्नियस रॉक में नहीं होता है, सेडिमेंट्री रॉक में होता है, यस होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इग्नियस रॉक्स एक्सट्रूसिव इग्नियस होता है, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ये बेसिकली उतना याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ केमिकली फॉर्म होता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। हाँ मेटामॉर्फिक रॉक फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड होता है। एग्जाम्पल से याद रखना, जो यूजेस मेन इंपॉर्टेंट जो था, यूज कहाँ किया जा सकता है इग्नियस रॉक का, ये चीज़ छूट गया था। तो यूजेस कहाँ होगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, फ्लोर में
जैसे कि डेकोरेशन ग्रेनाइट्स है, जैसे कि बोलते हैं मार्बल वगैरह लगता है, ग्रेनाइट्स वगैरह लगता है, डेकोरेशन यूज किया जा सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, चाल्क प्रोडक्शन में, जैसे कि चाल्क लाइम यूज किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ चाल्क एंड लाइम वहाँ यूज किया जा सकता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक का कहाँ यूज किया सकता है, तो राइटिंग बोर्ड में से कि स्लेट्स हो गया, फिर फ्लोरिंग स्कल्पचर में यूज किया जाता है, मार्बल हो गया, समझ आ गया, तो उसी को हो जाएगा। अब ना यहाँ तक समझ आ गया। अब लोग बात करते हैं, थोड़ा सा पीटी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो पूछा ये पूछा हुआ मोहो गुटेनबर्ग लेहमान, जो मैंने बताया था 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका। ये बता लेते हैं कि बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, अब ये याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, तो देख लो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी होगा, किसके किसके बीच में नहीं, ये क्रस्ट और मेंटल पूछा डायरेक्ट, ठीक है। गुटेनबर्ग एंड लेहमान, गुटेनबर्ग को सर मिल रहा है इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में मिल रहा है। लेहमान डिस्कंटिन्यूटी कहाँ मिल रहा है, तो इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में मिल रहा है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी, यस मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ मिल रहा है, तो क्रस्ट के बीच में मिल रहा है और मेंटल के बीच में मिल रहा है। कौन सा क्रस्ट है, तो इनर क्रस्ट है और ये आउटर मेंटल है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी। फिर वही क्वेश्चन पूछा जो 16 रिपीटेड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में था, तो कौन सा करेक्टली मैच है, तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट्स अ पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है यार, और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना वो ऑथेंटिक है, तो वहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछेगा ही पूछेगा हम लोग को क्रैश कोर्स से। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में मिल रहा है, यस ये सही है। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल नहीं होगा। लेमन डिस्कंटिन्यूटी मेंटल कोर नहीं, लेमन डिस्कंटिन्यूटी मिलता है आउटर कोर और इनर कोर। कोनॉट डिस्कंटिन्यूटी ये भी नहीं होगा, मेंटल कोर के बीच में नहीं मिलता है, ठीक है। फिर मेंटल कोर से फिर क्वेश्चन पूछ चुका है, 2018 में पूछ चुका है, इसका देखते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ कोर इज करेक्ट, अर्थ कोर के लेकर पूछा है, ठीक है। तो रिच इन द आयरन एंड निकल अभी मैंने बताया, यस। आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट ये भी मैंने बताया, डायनामो इफेक्ट क्रिएट करता है। इनर कोर सेमी मोल्टन स्टेट में, सेमी मोल्टन स्टेट में नहीं, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर दूसरा। इनर कोर इन द सॉलिड में है, मोल्टन में नहीं है। टेम्परेचर एंड डेंसिटी के बेसिस पे देखते हैं, तो हाँ ना, ठीक है। इसका देखते हैं हम लोग कि टेम्परेचर डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2020 में था। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन डेप्थ इनसाइड द अर्थ, ये सब क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हीट फ्लो या फिर जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण से होता है, ठीक है। ये सब वेव वगैरह लोग बाद में देखें। मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू आप लोग को शो करेंगे, ये मेंस वाला पीवाईक्यू, वो चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लास्ट वही है, उसके बाद वीडियो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो ये रहा पीवाईक्यू 2022 में बेसिकली यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक को बोला जाता है प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक क्यों बोला जाता है इग्नियस रॉक को, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक इसलिए बोला जाता है सर क्योंकि इग्नियस रॉक्स एम्ब्रियो के रूप में काम करता है फॉर द अदर रॉक्स कौन था सर, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट्स वाई इसको बोला जाता है प्राइमरी रॉक्स ना। अब प्राइमरी रॉक्स कितने प्रकार का होता है वो मैंने बताया, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव, मैंने बताया था, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव प्राइमरी रॉक, ठीक है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो मैंने बताया था कि परमेबिलिटी नहीं होता है, फॉसिल फ्यूल कंटेंट नहीं होता है, रेजिस्टेंट अच्छा खासा रहता है, तो यही बेसिकली है। और थोड़ा सा आप लोग यूजेस बता दीजिएगा, हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आप लोग फॉर्मेशन वाला प्रोसेस भी बता देना है। तो ये था मेंस का क्वेश्चन, ओके। तो मैंने बताया था मेंस का क्वेश्चन में दिखाते जाऊँगा, तो आप लोग इसी ओरिएंटेड अपना रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आप लोग को एक वीडियो दिखा देता हूँ रॉक साइकिल का, ओके। क्या आपको रॉक साइकिल के बारे में पता है? ये एक ऐसा चक्र है जिसमें पत्थर लगातार एक रूप ये जो दिख रहा है ये सेडिमेंट्री रॉक दिख रहा है,
दिस इज एक्चुअली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक देखने मिल रहा है। यहाँ पे होगा इग्नियस रॉक, ये भी इग्नियस रॉक दिख रहा है, ठीक है। से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बाहर आता है और ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनाता है। इसे चट्टान भी कहते हैं। फिर समय के साथ बारिश, हवा और तापमान के बदलाव से ये चट्टानें टूटने लगती हैं, जो इसे छोटी छोटी और तापमान के बदलाव से ये चट्टानें टूटने लगती हैं, जो इसे छोटी छोटी मिट्टी और रेत के टुकड़ों में बदल देता है। ये टुकड़े नदियों के साथ बहकर समुद्र तक पहुंचते हैं और वहां जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये परतें दबकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं। इसके बाद जब ये चट्टानें गहराई में जाती हैं और ज्यादा दबाव और गर्मी के संपर्क में आकर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से पिघल जाएं, तो ये वापस मैग्मा बन जाती है और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को ये रॉक स्ट्रक्चर का भी वीडियो दिखा दिया। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप यू मैट एंजॉय अ लॉट ऑफ दिस लेक्चर। एट द लास्ट आप लोग से लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और कुछ सजेशंस होगा फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए वो बताइएगा। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करने का। दैट्स व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग यू। एंड एट द लास्ट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं कंटिन्यूस बेसिस पे नोट्स शेयर कर ही रहा हूँ। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम लिंक को भी विजिट कर लीजिए। समझ में आ गया? तो फिर से लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। स्टूडेंट के पास रीच बढ़ाइए, स्टूडेंट के पास रीच बढ़ाइए। पूरा लेक्चर में मैंने कहीं नहीं बोला आपको कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, एथिकल टाइप का, कि हम लोग जो काम करेंगे बस हम लोग उसी का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग पूरा अभी जर्नी पूरा कंप्लीट किए एक लेक्चर। इसी कारण से जब कंप्लीट हो गया तब हम लोग सोचे कि चलो आप लोग से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ओके, आई होप आप लोग हम लोग को समझेंगे। अगेन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ विजिट टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को नोट्स, PDF क्लास नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं आप लोग से नेक्स्ट विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग थ्योरी देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स हम लोग के साथ लास्ट तक रहने के लिए। एंड आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। हम लोग कुछ और नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आप लोग को हम लोग अब प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रीलिम्स का क्या सोर्स रखना है, कितना टाइम समय देना है, सीसेट कितना पढ़ना है, इस सब के बारे में भी हम लोग आप लोग को मेंटोर करेंगे। तो आने लगभग 3-4 दिन के अंदर में आप लोग को वो लेक्चर भी मिल जाएगा, वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा प्रिपरेशन करते रहिए। बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू। जय हिंद।